चलिए दोस्तों, कैसे आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से प्रदीप कॉमर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपका 3A का वन शॉट लेकर आ चुका हूं जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड बिगिन विद द चैप्टर। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और यहाँ पे कह दूं कि आप अगर आप मेरे जीप बैच से ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे धमाकेदार सेशन चालू है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लेना अगर नहीं ज्वाइन किया है तो। अब यहाँ पे 3A की अगर मैं बात करूं तो डिमांड एनालिसिस हमारा क्या निकल के आता है। सबसे पहली चीज ये हम लोग समझेंगे कि डिमांड मतलब होता क्या है। डिमांड इन इकोनॉमिक्स, डिमांड मींस अ डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे बैक फॉर द कमोडिटी। मतलब सीधी सीधी बात करो, डिमांड मतलब ये होता है कि जब कभी भी एक इंसान है, उस इंसान की अगर इच्छा है कि इस कमोडिटी को खरीदना चाहता है, ठीक है, इच्छा है उस कमोडिटी खरीदना चाहता है, और साथ ही साथ उसकी एबिलिटी भी है कि वो क्या कर सकता है उस इस कमोडिटी का जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट पे करने की उसकी लायकी भी है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी भी है, और वो पे करना भी चाहता है, तब भी उसको डिमांड क्या कहा जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बॉटल खरीदना चाहता हूं लेकिन इसकी जो कीमत है वह 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए पे करना मेरी हैसियत नहीं है, तो क्या उसको डिमांड कहेंगे? नहीं, उसको डिमांड नहीं कहेंगे। हाँ, अगर ये बॉटल को मैं खरीदना चाहता हूँ और मेरी जो हैसियत है कि हाँ ये 1 करोड़ का बॉटल है, मेरी हैसियत भी कि मैं इस 1 करोड़ की बॉटल को खरीद सकता हूँ और साथ ही साथ इसको मैं इस 1 करोड़ रुपए पे करने के लिए भी तैयार, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? उसको डिमांड क्या कहेंगे। अब यहाँ पे अगला जो कंसेप्ट निकल के आता है हमारा, डिमांड शेड्यूल निकल के आता है। डिमांड शेड्यूल मतलब क्या होता है? डिमांड शेड्यूल बेसिकली टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पे प्राइस, जो कमोडिटी की प्राइस होती है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है, इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है। इसी चीज को हम लोग डिमांड शेड्यूल क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया, डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो हमें प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी के ऊपर बीच में क्या रिलेशनशिप दिखा देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल क्या कहते हैं। जहां पर हमें यह बताता है कि जब गुड्स 10 रुपए किलो थे, 10 रुपए किलो थे, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए किलो थे, तो लोग खरीदे कितना थे? 1 किलो खरीद रहे थे। जब 8 रुपए हुआ तो कितना खरीदे? 2 किलो। जब 6 हुआ तो 3 किलो, जब 4 हुआ तो 4 किलो, और जब 2 हुआ तो 5 किलो। मतलब जैसे जैसे दाम कम होते जा रहा है वैसे वैसे जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ पे उल्टा रिलेशन है कि जब प्राइस क्या हो रही, कम हो रही, तो डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो जब उल्टा रिलेशन होता है, इसी को हम लोग इंग्लिश की भाषा में कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप हमें देखने मिलता है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ भी हमें देखने मिल रहा है। ये देखो, ये वाई एक्सिस है, ये जो प्राइस है कमोडिटी की उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एक्स एक्सिस है क्या मेजर कर रहा है? जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो मेजर कर रहा है। देखो, जब 10 रुपए प्राइस है तो खरीदना कितना थे? 1 किलो, तो ये यहाँ पे आके मिल रहा है, ठीक है। फिर जब 8 रुपए हुई तो कितना खरीद रहे? 2 किलो। देखो ये 8 और 2 कहाँ मिल रहे? यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर देखो 6 रुपए हुई और जब 3 रुपए हुआ तो यहाँ पे मिल रहे हैं। जब 4 हुआ और 4 हुआ तो यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब एक दूसरे से मिल रहे कहाँ पे? ऊपर की तरफ। और 2 हुआ और जब 5 हुआ तो यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आप देखो ये जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे स्लोप डाउन करे, तो आप बोलोगे कि जो डिमांड कर्व, ठीक है, स्लोप्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ऊपर से नीचे ना, लेफ्ट टू राइट, समझा। फिर सेम तरीके से मार्केट डिमांड है। इंडिविजुअल डिमांड में हमने क्या देखा? इंडिविजुअल डिमांड में मतलब हमने ये देखा कि भाई एक पर्टिकुलर, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो कितना किलो खरीद रहा है, कितना किलो खरीद रहा है आपके एक पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको हमने इंडिविजुअल डिमांड बोला। अब मार्केट डिमांड मतलब क्या होता है? मार्केट डिमांड मतलब ये होता है एक इंडिविजुअल प्राइस पे, एक प्राइस पे अलग अलग कस्टमर्स कितना अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करते हैं, इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब प्राइस 10 रुपए किलो थी तो ए ने 5 किलो खरीदा, बी ने 10 किलो और सी ने 15 किलो खरीदा। अब यहाँ पे ये अलग अलग कंज्यूमर्स है। अब इन्हीं सारे के डिमांड को क्या ऐड किया जाएगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ 10 किलो पे जो मार्केट डिमांड है वो कितनी है? 30 रुपए, 10 रुपए में 30 किलो क्या मार्केट डिमांड है। जब 8 हुआ तो ए ने 10 खरीदा, बी ने 15 खरीदा और सी ने कितना खरीदा? 20 खरीदा। तो कितना हो गया? 45 हो गया। तो हमें यह पता चल रहा है कि जब प्राइस 8 रुपए है, ठीक है, तो टोटल डिमांड कितनी है? टोटल डिमांड है अपनी 45। समझ में आ गया? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड क्या शेड्यूल क्या बोलते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल में मतलब वही हो गया, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है जो प्राइस और जो मार्केट में जो अलग अलग कस्टमर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में हमें एक रिलेशनशिप बताता है। देखो ये ग्राफ है, देखो वाई एक्सिस क्या मेजर कर रहा है? प्राइस इन रुपीज। एक्स एक्सिस क्या मेजर कर रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड। और फिर जैसे हमने ग्राफ ऊपर बना वैसे यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। समझ में आ गया? बस यहाँ पे जो क्वांटिटी कितनी रखी? 20, 40, 60, 80 और 100। अब यहाँ पे अब अगला आता है हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड मतलब क्या हो गया? जो अलग अलग टाइप के डिमांड क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। पहला आता है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब क्या होता है? ऐसा ऐसा गुड्स,
ऐसे कोई भी गुड्स जो क्या कर रहा है, जो ह्यूमन की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। जैसे अगर मार्केट में आप जा रहे हो आइसक्रीम लेने, आप आइसक्रीम लेने जा रहे हो, आपको आइसक्रीम खाने की वांट है, आप खाए, आपकी वांट, अब आइसक्रीम को क्या आपको प्रोसेस करना पड़ा, क्या इसको बनाना पड़ा, किसी चीज से मिक्स करना पड़ा, नहीं, आपने मार्केट से आइसक्रीम लो, डायरेक्ट कंज्यूम किया, आपकी वांट सेटिस्फाई हुई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिमांड बोलेंगे। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब क्या हो गया, आपकी गाड़ी चलाने की वांट है, आप टायर ले रहे हो, आप सीट ले रहे हो, आप स्टीयरिंग ले रहे हो, आप ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, मेटल का स्ट्रक्चर ले रहे हो। अब बताओ ये सब जो अलग अलग चीजें, क्या ये अलग अलग चीजें इंडिविजुअल लेवल पे आपकी वांट को सेटिस्फाई करवाएगी, नहीं, इन सभी को आपको क्या प्रोसेस, मतलब इन सभी को असेंबल करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी जो वांट है वो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो यही चीज बोला जाता है कि इनडायरेक्ट डिमांड मतलब है ऐसी कोई भी गुड्स, ऐसी कोई भी गुड्स जो क्या कर सकते हैं, जो डायरेक्टली आपकी वांट, डायरेक्टली जो ह्यूमन वांट से इंडिविजुअल वांट को क्या सेटिस्फाई नहीं कर सकती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं, या फिर इनडायरेक्ट डिमांड को हम लोग डायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं। डायरेक्ट डिमांड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ऐसे जो गुड्स होते हैं उनको आगे चलकर प्रोडक्शन की वापस से जरूरत पड़ती है, इसको इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या फिर जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड मतलब क्या होता है, जब दो या फिर दो से ज्यादा गुड्स मिलकर आपकी एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम लोग जॉइंट डिमांड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं तो किसकी मदद से पढ़ा रहा हूं, पैनल की मदद से पढ़ा रहा हूं। अब पैनल में अगर स्टाइलिस नहीं होता या फिर स्टाइलिस नहीं होता तो क्या मैं पढ़ा पाता, नहीं, मुझे लिखने के लिए स्टाइलिस भी चाहिए ना। तो मेरी जो पढ़ाने की वांट है वो क्या मिलकर पैनल और ये क्या बोलते हैं स्टाइलिस मिलके सेटिस्फाई करे, तो ये क्या हो गया, जॉइंट डिमांड हो गया। मुझे गाड़ी चलाने, सिर्फ गाड़ी ले लिया और पेट्रोल ले लिया तो चलेगा क्या, नहीं, गाड़ी और पेट्रोल दोनों ही मिलके आपकी गाड़ी चलाने की वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, तो ये क्या हो गया, जॉइंट डिमांड हो गया। फिर आता है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी कमोडिटी जो आप डिमांड करो और उसको अलग अलग यूजेस में क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की, अब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सिर्फ मैं क्या पैनल चलाने के लिए लूंगा, नहीं, मैं लाइट चलाने के लिए भी यूज कर रहा हूँ, कैमरा चलाने के लिए भी यूज कर रहा हूँ, मैं पीसी चलाने के लिए भी यूज कर रहा हूँ, एसी ऑन है, एसी चलाने के लिए भी यूज कर रहा हूँ, बाजू में प्यूरीफायर है उसको चलाने के लिए भी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कमोडिटी मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी की मैंने डिमांड की और उसको मैंने अलग अलग यूज किया, इसको हम लोग कंपोजिट डिमांड क्या बोलेंगे। फिर आते कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब क्या होता है, ऐसे डिमांड्स गुड्स के जो क्या सब्सटीट्यूट होते हैं एक दूसरे के। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपने चाय लिया, अगर चाय महंगी हो गई तो आप चाय के बदले क्या पियोगे, कॉफी पियोगे, सही बात है, दोनों काम तो एक ही करती है, रिफ्रेशनेस का, ठीक है, तो आप कॉफी पियोगे। कॉफी भी महंगी हो गई तो आप कुछ और अल्टरनेटिव ग्रीन टी वगैरह पीने लगोगे, ठीक है, ग्रीन टी अल्टरनेट सब्सटीट्यूट नहीं होगा, लेकिन चाय और कॉफी एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है, हाँ है, तो इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब यहां पे ये चीज निकल के आती है, सर व्हाट डू मीन बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, ऐसी कुछ चीजें जो डिमांड को कम या फिर ज्यादा करती है, इसी को हम लोग क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलते हैं। जैसे प्राइस, अब जैसे हमने देखा कि जब सामान 10 रुपए किलो था तो लोग कितना खरीद रहे थे, लोग 1 किलो खरीद रहे थे, लेकिन वही जब 2 रुपए किलो हुआ तो लोग कितना खरीद रहे, 5 रुपए 5 किलो खरीद रहे। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब प्राइस ज्यादा थी, जब प्राइस ज्यादा थी तो डिमांड कम था, और जब प्राइस कम हुई तो डिमांड ज्यादा हुआ, सही बात है। तो इसका कहने का मतलब यही है, जब कभी भी आपकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या बढ़ेगा। इसी एक प्राइस इस तरीके से काम करता है। इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम विल लीड टू अ राइज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड फॉल इन इनकम विल लीड टू फॉल इन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करो कि अगर 10 रुपए किलो पे, अगर मैं 10 किलो क्या खरीदता था, आम खरीद रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, मैंगो खरीद रहा हूँ, क्योंकि मेरी इनकम कितनी है, इनकम मेरी 100 रुपए है, कितनी है, 100 रुपए मेरी इनकम है। अब मेरी जो इनकम है 100 से कितनी हो गई, 20 हो गई, कितनी हो गई, 20 हो गई। अब दो 10 रुपए किलो आम है, क्या मैं 10 किलो खरीदूंगा, नहीं, क्योंकि मेरी इनकम 20 हो गई है, मतलब मेरी कमाई कम हो गई है, तो यहाँ पे जो मेरी डिमांड होगी वो कितनी हो गई, 2 हो गई, सी बात है, 2 हो गई, तो अब मैं 2 किलो ही क्या खरीदूंगा, आम क्या खरीदूंगा। तो यही चीज है कि देखो, जब इनकम ज्यादा थी तो डिमांड भी ज्यादा था, जब इनकम कम हुई तो डिमांड भी कम हुई। तो यहाँ पे इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, कि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं। और प्राइस और इसके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप। कळलं का एवढं सगळ्यांना। अब आता है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या हो गया, देखो जैसे चाय, ठीक है, टी है, अब टी कितने का मिल रहा है, 10 रुपए का मिल रहा है, और कॉफी जो है वो कितने का मिल रहा है, वो 20 रुपए का मिल रहा है। अब मुझे बताओ आप क्या पियोगे, अनलेस एंड अनटिल आप कोई पर्टिकुलर चीज के एकदम कट्टर समर्थक नहीं हो तब तक, ठीक है। अगर टी का प्राइस कम है और कॉफी का प्राइस ज्यादा है तो मेजरली हम क्या प्रेफर करेंगे, चाय ही रेफर करेंगे। अब चाय क्या हो गई, चाय की जो प्राइस है धीरे धीरे बढ़ के कितनी हो गई, बढ़ बढ़ के 100 रुपए हो गई। अब मुझे बताओ, अब आप क्या खरीदोगे, आप क्या पियोगे, चाय पियोगे या फिर कॉफी। बट ऑब्वियसली 100 रुपए की चाय पीने से अच्छा हम क्या करेंगे, 20 रुपए की कॉफी पियेंगे।
तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की जब प्राइस कम थी, तो देखो जैसे टी की प्राइस कम थी तो कॉफी का डिमांड क्या था, कम था, ठीक है। लेकिन वहीं जब क्या हो गया, टी का दाम बढ़ा, मतलब चाय का दाम बढ़ा, तो कॉफी का जो डिमांड है वो अपने आप क्या बढ़ने लगा, क्योंकि कॉफी चाय के कंपेरिजन में सस्ती थी। समझना, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट बुक रीडिंग जरूर कर लेना, ऐसी हवाबाजी में मत जाना वरना बहुत पछताओगे मेरे लाल। फिर आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल आल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द अदर कमोडिटी। सही बात है। जैसे फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होता है, जब कभी दो गुड्स मिलकर आपके एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि पेट्रोल है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, अब पेट्रोल का दाम बढ़ा तो कार लोग खरीदेंगे क्या, नहीं, कार लेके क्या चार लाएंगे, जैसे पेट्रोल अगर 2 लाख रुपए लीटर हो गया तो कार आपकी 1 लाख रुपए की मिल रही, तो लोग क्या चार लाएंगे, नहीं भाई, हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं होती, हाथी को पालना बहुत बड़ी बात होती है। वैसी कार खरीद लिया तो नहीं चलेगा, कार में पेट्रोल भराना बहुत बड़ी बात है। समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर कार की प्राइस अगर बढ़ गई, कार की प्राइस जो 10 लाख की मिलती थी वो 30 लाख की मिलने लग गई, ठीक है, 30 लाख की अगर मिलेंगे तो आप क्या खरीदोगे, क्या, नहीं, आप नहीं खरीदो, क्योंकि भाई कार पेट्रोल क्या लेके हम अचार डालेंगे, जब कार ही नहीं है तो पेट्रोल लेके क्या करेंगे। समझ में आया। तो यही चीज बोलेगी, अगर एक गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता है तो अपने आप जो दूसरे गुड्स जो होती है उसका जो डिमांड है वो कम हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कंडीशन में। फिर आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो अब मैंने क्या बोला, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल है, एक डायबिटीज के पेशेंट हो, आपकी जो गोली थी वो 100 रुपए की मिलती थी, अब जो गोली है वो 200 की मिलने लगी। अब मुझे बताओ, पहले अगर आप एक पत्ता गोली खाते थे, मतलब एक जो स्ट्रिप होती थी वो एक स्ट्रिप क्या आप लेते थे, तो अब जब प्राइस बढ़ गई तो क्या आप 12 कैप्सूल आती थी एक स्ट्रिप में, तो क्या आप 6 कैप्सूल लोगे, क्या, नहीं, वो आप पूरा ही लोगे। सी बात है। अब फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए की हो गई, 50 रुपए की, तो पहले आप 12 कैप्सूल कंज्यूम करते थे पर मंथ, तो क्या अब 24 कैप्सूल करने लोगे, नहीं। तो यहाँ पे यही होता है नेचर प्रोडक्ट, मतलब कि अगर गुड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपलसरी हाँ कंज्यूम करना ही है, तो उसकी प्राइस कम हो या फिर ज्यादा, उसकी डिमांड पे कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं है। हाँ, अगर ऐसे गुड्स है जो कंपल्शन नहीं है, बस ऐसे ही है, तो उसकी प्राइस कम होगी, तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी तो बड़ा ऑब्वियस ज्यादा उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम हुई तो इसका मतलब ये नहीं उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। समझे। तो गुड्स कैसे कंज्यूम करो वो भी मैटर करता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, लार्जर द साइज द ग्रेटर विल बी डिमांड। फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है, उसमें पहले 10 लोग रहते थे, तो चावल 30 किलो खाते थे। कितना खाते थे, 30 किलो का डिमांड था। लेकिन वहीं अब लोग क्या हो गए, 10 से कितने हो गए, 20 हो गए, मतलब पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों की गिनती बढ़ी। जब लोगों की गिनती बढ़ी तो क्या 30 किलो में हो जाएगा, नहीं। जब 10 किलो में 10 लोग थे तो 30 किलो लगता है, तो 20 किलो में कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पे देखो, जब पॉपुलेशन कम थी तो डिमांड भी कम था, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड भी क्या बढ़ा। तो यही बोला गया साइज ऑफ पॉपुलेशन में। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए, मार्केट में गए, आप क्या लेने गए, सोना लेने गए। अब आपको पता चल रहा है कि आज सोना जो फॉर एग्जांपल 1.5 लाख तोला चल रहा है, 1.5 लाख रुपए तोला चल रहा है, ठीक है। अब 1.5 लाख रुपए तोला चल रहा है। अब जो सोनार का जो ये रहता है एम्प्लॉय होता है, वो कहता है मैडम कल जो सोना है वो 1 लाख रुपए तोलने होने वाला है, मतलब 50,000 रुपए सस्ता होने वाला है। तो आज आप सोना लेने गए थे कि आप लोगे, नहीं, आप कल जाओगे और कल जाके सोना लोगे। तो यहाँ पे देखो कि आपको एक एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ कल जो है सस्ता होने वाला था, तो आज आपने गुड्स आज आपने सोना खरीदा नहीं, तो आज डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन वहीं अगर ऐसा होता कि वो जो एम्प्लॉय वो कहता है कि कल मैडम 2 लाख रुपए तोला होने वाला है, और आप जो सुना है वो आज सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए गए थे और खरीदने कल वाले थे, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, तुरंत खरीद लोगे। तो देखो आपका एक्सपेक्टेशन थी कल प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज क्या होगी, आज डिमांड बढ़ गई, क्योंकि आज आप खरीदने वाले थे नहीं, बस प्राइस बढ़ने की वजह से आपने क्या खरीद लिया। समझ में आ गया। फिर आता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी है तो बड़ा वैसे आपका डिमांड बढ़ेगा। जैसे 2 मिनट में क्या तैयार होती है, मैगी तैयार होती है, मैगी अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है मार्केट में, फॉग चल रहा है। तो जब कभी जो एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग होती है, अगर एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी की जाती है तो डिमांड बढ़ता है, अगर एडवर्टाइजमेंट खराब है तो डिमांड क्या बढ़ेगा, क्या नहीं, कम होएगा। विद टेस्ट हैबिट ऑफ फैशन, सही बात है। अब लोगों का जो टेस्ट होती है, जो हैबिट होता है, फैशन होता है, वो टाइम टू ट्रेंड वाइज क्या चेंज होता रहता है। सही बात है। आज आपका टेस्ट है समोसा खाना, तो समोसा आप खा रहे हो, कल आपको समोसा नहीं पसंद, आपका टेस्ट चेंज हो गया, आपको कटलेट्स पसंद है, तो पहले 10 समोसा खरीदे, अब 2 ही खरीद रहे हो, तो पहले के कंपेरिजन में आपके सिर्फ टेस्ट चेंज होने की वजह से समोसा की डिमांड कम हुई कि नहीं, कमी कम हो गई, और किसकी बढ़ गई, कटलेट्स की डिमांड बढ़ गई। समझ में आया। लोग पहले हुडीज पहना करते थे, आज क्या पहनते हैं, आज ओवर साइज पहनते हैं। तो देखो फैशन चेंज हुआ, तो फैशन चेंज हुआ। पहले क्या करते थे लोग, पहले हुडी वेयर किया करते थे, लेकिन अब क्या वेयर करते हैं, अब ओवर साइज वेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो फैशन चेंज होने की वजह से चीजें चेंज हुई, हाँ चेंज हुई। फिर आता है लेवल ऑफ टैक्सेशन। अब देखो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर गुड्स है, आम के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो कितने रुपए का मिल रहा है, 100 रुपए का मिल रहा है।
और वही जब गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कम कर दिया कितने का मिल रहा है, 20 रुपए मिल रहा है। देखो टैक्सेशन बढ़ाने या फिर कम करने का जिससे भी प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है, और प्राइस जब ज्यादा होगी तो बड़ा ऑब्वियसली डिमांड कम होगा, और जब प्राइस कम होगी तो बड़ा ऑब्वियसली डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया, इतना चीज क्लियर। तो यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अब देखो लॉ ऑफ डिमांड जो इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। उनकी किताब में इसका नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम था। जो पब्लिश कौन से ईयर में हुई थी? ईयर हुई थी आपकी 1890 में, ये जो पब्लिश हुई थी। अब ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? ये लॉ एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और प्राइस की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बताता है कि प्राइस ज्यादा होने पे कितना क्वांटिटी डिमांड किया जा सकता है और प्राइस कम होने पे कितना क्वांटिटी डिमांड किया है, इसके बारे में हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब देखो जब मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था मैंने आपको वहां पे बहुत क्लियर कर दिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बार में सिर्फ एक फैक्टर को लेके क्या स्टडी करता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे जो अल्फ्रेड मार्शल वो कह रहे हैं कि जो डिमांड कम या फिर ज्यादा हो रही है वो सिर्फ प्राइस की वजह से कम या ज्यादा हो रही है। और यहाँ पे ये मान रहे कि बाकी सारे जैसे इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, हैबिट, फैशन, ये पॉपुलेशन हो गया, ये टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, ये सब क्या सेम है, इसमें कोई भी चेंज होना नहीं है। तो क्या आप कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉल इज द क्वांटिटी डिमांड। मतलब जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसका डिमांड क्या होगा, कम होगा। और वहीं लोअर द प्राइस मतलब किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस कम हो रही है तो उसका डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। इतना क्लियर, यही चीज उन्होंने क्या एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है। फिर आगे अजम्पशंस देखते हैं। अजम्पशंस मतलब क्या होता है, मैं वापस समझा दूं। यहाँ पे जो अल्फ्रेड मार्शल ये कह रहे हैं अगर आप चाहते हो कि लॉ सही प्रूव हो, ठीक है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो लॉ है, 2 मिनट में कॉल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अजम्पशन देखिए, अजम्पशन मतलब क्या होता है? अजम्पशन मतलब कि यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लॉ सही प्रूव हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो सर्कमस्टांस है वो कुछ ऐसी है कि जहां पे इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन का साइज जैसा है वैसे ही रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सब्सिट्यूट गुड के जो प्राइस है वो सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस है वो सेम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर चेंज इन प्राइस का, उसमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन में कोई चेंज नहीं हो, टैक्सेशन पॉलिसीज में चेंज नहीं हो, तभी जाके जो लॉ है सही प्रूव होगा। डिमांड शेड्यूल ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। जब 50 रुपए था तो डिमांड 1 किलो, 40 था तो 2 हुआ, 30 हुआ तो 3 हुआ, 20 हुआ तो 4 और 10 हुआ तो 5 हुआ। कि जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रही डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या मेजर कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस क्या मेजर कर रहा है, प्राइस इन रुपीज। देखो जब 50 था तो 1 किलो तो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, जब 40 हुआ तो 2 किलो तो देखो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, 30 और 3 तो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, जब 20 हुआ तो 4 देखो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, और 10 हुआ तो 5। अब यहाँ पे देखो जो कर्व जो स्लोप है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कहाँ स्लोप कर, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यही लिखना आपको, ठीक है। और लिखोगे देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है कि ये जो लॉ है इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में, इन पर्टिकुलर कंडीशंस में जो लॉ है वो सही नहीं प्रूव होगा। जैसे गिब्बन्स पैराडॉक्स, जैसे फॉर एग्जांपल जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी जो डिमांड है वो अगर प्राइस कम भी होती तो भी बढ़ती नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रेड कंज्यूम करते हो, डेली का एक पैकेट ब्रेड कंज्यूम करते हैं जो 100 रुपए का ब्रेड आता है, आपने कंज्यूम किया, कल को प्राइस अगर 80 रुपए की हो जाती है, मतलब प्राइस कम हो जाती है, तो क्या आप एक पैकेट से 2 पैकेट कंज्यूम करना चालू कर दोगे? नहीं, आप पहले भी एक पैकेट करते थे, अभी भी आप एक पैकेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो डिमांड क्या हो रही है, वो बढ़ रही नहीं है प्राइस कम होने की वजह से। समझ में आ गया कि ना? तो इस तरह के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्बन्स पैराडॉक्स गुड्स क्या कहते हैं, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि उसकी डिमांड और कम हो जाए, क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप 200 रुपए कमाते थे तो 100 रुपए का ब्रेड खा रहे फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन आगे चलकर ब्रेड की प्राइस 80 रुपए हो गई, लेकिन आपकी जो इनकम है वो 500 हो गई, तो आप क्या करोगे, आप उससे अच्छा कुछ खाओगे। तो देखो प्राइस कम होने की वजह से आप ये जो गुड्स की डिमांड कम हो सकती है लेकिन बढ़ती नहीं है। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगला क्या आता है, हमारा प्रेस्टीज गुड्स आता है। अब एक्सपेंसिव गुड्स जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, अब ये गुड्स के जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, क्योंकि ये जो गुड्स होते हैं ये गुड्स अपना स्टेटस ऑफ सिंबल होते हैं। मतलब जितना आपके पास रहेगा, लोग जितना महंगा रहेगा लोग बोलेंगे अरे वाह कितना महंगा है, तो लोग स्टेटस के लिए लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्पेकुलेशन। अब लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइस टू स्टिल राइज फर्दर। अब यहाँ पे देखो दिवाली का मौसम आता है, अब दिवाली के मौसम में 10 दिन पहले से लोग क्या शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती रहती है तो लोग क्या, जो प्राइस होता है हर एक गुड्स का, कपड़ों का, सामान का, क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और लोग फिर भी क्या खरीदते जाते हैं, क्यों खरीदते जाते हैं, उनका रीजन क्या रहता है? रीजन ये रहता है कि एक तो त्योहार है
और दूसरा रीजन ये रहता है कि वो ये सोचते हैं कि आगे प्राइस और बढ़ सकता है, इससे अच्छा अब भी इसी प्राइस में क्या मैं गुड्स ले लूं। तो यहाँ पे डिमांड प्राइस बढ़ने के बाद भी जो डिमांड है वो कम नहीं होती, उल्टा और बढ़ती है। ठीक है, इसको हम लोग स्पेकुलेशन बोलते हैं। प्राइस इल्यूशन, प्राइस इल्यूशन मतलब ये होता है कि कंज्यूमर्स को ये इल्यूजन रहता है कि भाई महंगा है तो अच्छा है, सस्ता है तो खराब है, समझ आया। इसलिए गुड्स महंगे होने के बाद उसकी डिमांड कम नहीं होती, बढ़ती है। ठीक है, फिर इग्नोरेंस, कई बार जो कस्टमर होते हैं वो महंगे में क्या सामान क्या खरीद लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मार्केट प्राइस का आइडिया ही नहीं होता है, तो ये इस पे भी लॉ अप्लाई नहीं होता है। फिर आता है हैबिचुअल गुड्स, हैबिचुअल गुड्स मतलब क्या, हैबिट या फिर कंजप्शन, जैसे के वजह से भी लोग क्या करते हैं, लोग महंगी चीज भी क्या करते हैं, जैसे जिनको चाय की आदत हो तो चाय कितनी भी महंगी हो जाए तो चाय कंज्यूम करना वो छोड़ेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, तो प्राइस बढ़ने के बाद भी ये जो डिमांड है कम नहीं होता है। अब यहाँ पे वेरिएशन इन डिमांड मतलब क्या होता है, जब कभी भी प्राइस कम या फिर ज्यादा होने की वजह से डिमांड कम या फिर ज्यादा होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन डिमांड बोलते हैं। और बाकी सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जैसे एक्सपांशन ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, जब प्राइस क्या हो रही है, जब डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी, ठीक है, जब डिमांड है, डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो रही है, क्योंकि प्राइस कम हो रही है। अब बाकी सारे फैक्टर्स का कांस्टेंट है तो उसको हम लोग एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, पहले प्राइस इतनी थी, फिर प्राइस इतनी गई, जब प्राइस इतनी थी तो डिमांड कितना, इतना था, जब प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब क्या होगा, जब कभी भी डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है और बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या कांस्टेंट है, क्या बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो प्राइस इतनी थी, फिर प्राइस इतनी हो गई, तो अब जब प्राइस इतनी तो डिमांड कितनी, इतनी थी, जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, अंदर की तरफ आ गई, तो इसको हम लोग क्या कॉन्ट्रैक्शन डिमांड बोलते हैं। फिर चेंजेस इन डिमांड मतलब क्या होता है, जब कभी भी प्राइस क्या हो रही है, कम या सॉरी जब कभी भी जो डिमांड है वो कम या फिर ज्यादा हो रही है, क्यों? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, इस वजह से। अब इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्या होता है, जब कभी भी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही हो, क्यों? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। डिक्रीज इन डिमांड मतलब क्या होता है, जब कभी भी डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स जो है, बाकी सारे फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं लेकिन जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई। अब अगला कौन से चैप्टर पे चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बता। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।